हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कृष्ण। तो बच्चों, आज से हमें आप लोगों के लिए मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम एससीबी का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, अब एससीबी के सॉल्यूशन के अंदर मैं आप लोगों के लिए पैरेलल इस तरीके से लेके चलूँगा, क्योंकि देखिए चैनल पर आपके 11th क्लास के स्टूडेंट्स भी वीडियो देखते हैं और आप 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स भी वीडियो देखते हो और ड्रॉपर भी वीडियो देखते हैं। तो मतलब आपके मेरे को अब तीनों क्लास के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। और एससीबी तो इस तरीके की बुक है कि आप जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको एससीबी तो मेरे हिसाब से लगानी चाहिए। लेकिन बच्चों को क्या है कि पूरा एक्सप्लेनेशन सहित पूरी वीडियो कहीं अवेलेबल नहीं हो पाती, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेक्चर बना रहा हूं। तो बच्चों, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए पूरी एससीबी का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले तो अब हम केवल एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। जब हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव जो भी दे रखे हैं उनका भी सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उनका भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को एक काम करना है, इस वीडियो को अपने एटलीस्ट 10 फ्रेंड्स के अंदर शेयर करना है और एटलीस्ट 5 व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जरूर शेयर करना है। ठीक है, जिससे कि उनको भी मालूम चले और सभी लोग इस चैनल के तरफ जुड़ें। ठीक, अब बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत मेरे बारे में, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इस यहाँ पर मेरी क्वालिफिकेशन दे रखी है, यहाँ पर मेरी आप क्वालिफिकेशन देख सकते हो। उसके बाद आए कि जो चीज़ें मैं आपको कुछ बताऊंगा जो इस चैनल पर आपको प्रोवाइडेड की जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को डीपीपी मैगजीन, जब आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे तो वहाँ पे आपको डीपीपी मैगजीन भी दिखेगी, जिसके अंदर लास्ट ईयर्स के जो एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उनका सॉल्यूशंस वो भी आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, वो भी आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को जो कॉलेज का रिव्यू भी देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप लोग किसी भी कॉलेज के ऊपर रिव्यू वगैरह देखना चाहते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा कि सर हम इस वाली कॉलेज के ऊपर रिव्यू चाहते हैं, तो आप लोगों को उस कॉलेज के ऊपर भी रिव्यू मिल जाएगा, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि भाई हमको कौन सी कॉलेज मिल सकती है, कितनी रैंक पर। ठीक, इसके अलावा बच्चों, टेलीग्राम चैनल है, अभी इसके अंदर 900 से ज़्यादा लोग ऐड है, तो इसके अंदर आप लोग ऐड हो जाना, क्योंकि यहाँ पर जो भी एससीबी की जो मैं यहाँ पर आप लोगों को जो पीडीएफ अभी दिख रही थी, वो पीडीएफ वगैरह मैंने इस ग्रुप के अंदर सब कुछ प्रोवाइडेड करा रखी है। ठीक है, तो आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन हो जाना। इस ग्रुप के लिए क्या है, @race_IIT/NEET आपको टाइप करना है। ठीक, इसके अलावा बच्चों, ये काम तो आपको जरूर कर ही लेना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियो को बच्चों को लाइक जरूर करना है आपको। ठीक है, और अपनी जो भी कमेंट रहेंगी या जो भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है, वो आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पहले नंबर वाले क्वेश्चन से। किसी भी तरीके की किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले नंबर में क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, पहले नंबर वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, आप लोगों के पास एससीबी होगी, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इस ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पर मैंने प्रोवाइड करा दिया बच्चों को पहले से ही, तो उसको क्या कर लेना बच्चों, आपको डाउनलोड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे बच्चों, पहले क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, आप लोग मेरे साथ में क्वेश्चन रीड करते चलिए और फिर एक बार आपको खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, इसमें एक वेक्टर ए वेक्टर है जिसने एंगल बना रखा है 20 डिग्री और बी है जिसने एंगल बना रखा है 110 डिग्री, किसके साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में। आपको बोला जा रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स आर 3 मीटर और 4 मीटर। ठीक है, इन वेक्टर्स का बच्चों मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 3 मीटर और 4 मीटर दे रखा है। आपको बोला गया भाई रिजल्टेंट वेक्टर आप लोग बताइए। ठीक है, तो आप लोगों को पहले खुद से सॉल्व करके देखना है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो देखिए, ये ए वेक्टर था और ये आपके पास कितना वेक्टर है, बी वेक्टर है बच्चों। ठीक है, अब उन्होंने क्वेश्चन के अंदर देख क्या रखा था भाई, उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा था कि बी वेक्टर तो आपका एंगल बना रहा है 110 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ में और ए वेक्टर बना रहा है 20 डिग्री। तो देखो बी वेक्टर को तो बच्चों यहाँ पे कितना एंगल बना दिया आपका, ये जो एंगल हो गया कितना हो गया 110 डिग्री। ठीक है, और जो ए वेक्टर का एंगल कितना बना दिया 20 डिग्री। तो बच्चों अब इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस निकाला एंगल ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में, तो कितना आ गया आपके पास 90 डिग्री। कौन सा एंगल, देखो ये वाला एंगल आप लोगों के पास निकल के आ गया। ठीक है, अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना पता है, 3 पता है, बी वेक्टर का कितना पता है, 4 पता है। ठीक है, आपको क्या बोला गया, रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में एंगल बताओ एक्स एक्सिस के साथ में। तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, √a² प्लस b² 2ab cos थीटा। ठीक है, अब थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ पे ए वेक्टर की वैल्यू, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दी। cos 90 बच्चों कितना हो जाता है आप लोगों के पास, cos 90 हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा पूरा, और यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर 5 मीटर आ गया। अब इसका क्या निकालना है बच्चों, एंगल निकालना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में और ए वेक्टर के बीच में पहले अपन एंगल निकाल लेते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस से आपको एंगल पता है भाई, ए वेक्टर का बी वेक्टर है मतलब 20 डिग्री है, तो आपका एंगल कितना निकल के आएगा बच्चों, इस रिजल्टेंट वेक्टर के बीच। अब ये दो वेक्टर हो गया आपका, ये रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर। अब इन दोनों के बीच में आपको क्या निकालना है, ये एंगल निकालना है। ये एंगल थीटा क्या हुआ, ठीक है, या इसको नाम दे दिया बीटा। इस एंगल बीटा क्या हुआ, तो बीटा एंगल का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, तो tan इनवर्स विद साइन 90 डिग्री डिवाइड बाई 3 + 4
cos 90 डिग्री। ये आपने क्या कर दी बच्चों, वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो जब बच्चों आपने वैल्यू पुट की तो आपके पास कितना निकल के आ गया, ये आ गया बच्चों निकल के tan इनवर्स ऑफ 4/3। इसकी वैल्यू बच्चों कितनी होती है, ये कितने के बराबर होता है, जैसे ये होता है tan 53 कितना होता है, 4/3 होता है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था, x एक्सिस के साथ में एंगल निकालना था। तो देखो ये x एक्सिस के साथ में आपका एक का एंगल कितना बनाना था, ये 20 डिग्री एंगल बना था, तो 20 डिग्री इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो नेट एंगल बच्चों आपके पास क्या आ गया, 73 डिग्री आ गया, वो भी x एक्सिस के साथ में। तो सब बच्चों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपको जो बीटा एंगल जो मैंने लिया है, इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा भी देता हूँ। ठीक है, देखो जैसे ये आपके पास आपकी एनसीईआरटी के अंदर, ये आपकी जो एससीबी गिवन है उसी के अंदर गिवन है, ये आपका जो थ्योरी गिवन है वहाँ से मैंने आपको समझा रहा हूँ। तो देखो ये ए वेक्टर आपके पास, ये आपके पास बी वेक्टर था। ठीक है, तो इस ए वेक्टर और बी वेक्टर का बच्चों नेट रिजल्टेंट वेक्टर बच्चों क्या बन गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बन गया। ठीक है, अब इस नेट रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल कितना बन रहा है बच्चों, अल्फा बन रहा है। कितना बन रहा है, अल्फा। तो देखिए ये क्या हो गया, tan अल्फा हो गया। क्या हो गया बच्चों, tan अल्फा। अब क्या बोला गया था आपको कि भाई रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो एंगल कितना बना रहा है। ठीक है, तो देखिए मैंने बोला भाई अल्फा एंगल बना रहा है ए वेक्टर के साथ में। किसके साथ में बना रहा है, ए वेक्टर के साथ में। और बी वेक्टर आपके पास ये है जैसे, तो फॉर्मूला क्या बना बच्चों, ये tan अल्फा बना। जिसके साथ में एंगल बना रहा है उसको नहीं लेना, दूसरे वाले को लेना है। तो क्या बना, b sin थीटा डिवाइडेड बाई ए जिसके साथ में एंगल बना रहा है प्लस b cos थीटा। आपको याद किस तरीके से रखना है, इस तरीके से समझो, आपको याद रखना है tan अल्फा बराबर जिसके साथ में एंगल नहीं बना रहा वो वेक्टर sin थीटा डिवाइडेड बाई जिसके साथ में एंगल बना रहा है वो वेक्टर प्लस b cos थीटा। ठीक है, अब b cos थीटा का मतलब बच्चों ये थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा हो गया आप लोगों का कि भाई जो एंगल दे रखा है वो। ठीक है, जो एंगल दे रखा है दोनों वेक्टर के बीच में। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ की गई थी। इस बीटा की वैल्यू बच्चों क्या हो गई आप लोगों की, यहाँ पे बीटा की वैल्यू आप लोगों को देखने को मिली। यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं भाई, यहाँ पे वो वाला वेक्टर लिखते हैं जो वेक्टर एंगल नहीं बना रहा। तो एंगल कौन सा वेक्टर नहीं बना रहा आपका, बी वेक्टर नहीं बना रहा। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 4 sin थीटा। थीटा कितना हो गया आपका, एंगल बना हुआ है जो दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आता था, यहाँ पे आता था भाई जो वेक्टर आपका एंगल बना रहा है। तो एंगल कौन सा वेक्टर बना रहा है, ये वेक्टर बना रहा है एंगल। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर के साथ में, इसी के साथ में निकाल रहे हैं ना अपन। देखो बीटा बी द एंगल बिटवीन आर एंड ए। तो एंगल कौन सा बना रहा है, ए वेक्टर बना रहा है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 प्लस फिर जो नहीं बना रहा वो इंटू cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो बच्चे यहाँ से कितने निकल गए, tan इनवर्स 4/3 मतलब 53 डिग्री। 53 डिग्री रिजल्टेंट वेक्टर किसके साथ में आया भाई, वो आया आपका ए वेक्टर के साथ में। किसके साथ में आया, विद ए वेक्टर के भाई। तो नेट रिजल्टेंट कितना आ गया आपके पास, 73 डिग्री निकल के आ गया। सब बच्चों को समझ में आ गया। वो ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका बार बार यूज होने वाला है। अब बात कर लेते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, देखो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों आपका सेम जो भी मैंने बताया ना उसी के ऊपर बेस्ड है, इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर दिया है। इस क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है भाई ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपको खुद से करके देखना है। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड 10 है। ठीक है, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड 10 दे दिया आपको, और इसमें बोल दिया इफ दे आर इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। इसका मतलब एक्स एक्सिस के साथ में 30 डिग्री एंगल बना रहा है ए वेक्टर और 60 डिग्री बना रहा है दूसरा वेक्टर रेस्पेक्टिवली। का मतलब बच्चों ये हो जाता है कि भाई जैसे जो उन्होंने पहले ए वेक्टर लिखा तो ए वेक्टर कितना एंगल बनाएगा 30 डिग्री, और बी वेक्टर बाद में लिखा तो बी वेक्टर कितना बनाएगा 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। का मतलब ये होता है। फिर बोला आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बच्चों कोई मतलब कुछ भी नहीं करना था आप लोगों को, तो अब समझ लीजिए इस वाले क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करनी थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बच्चों अगर सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये हो गया सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये देखने को मिल रहा था भाई ए वेक्टर ये हो गया, बी वेक्टर ये बना लिया, ए वेक्टर 30 डिग्री एंगल बना लिया, बी वेक्टर ने बना लिया 60 डिग्री। अब दोनों का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट बने तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे। पहले रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, अभी जैसे मैंने आपको बताया था a√a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, तो वहां से कितना आया 19.3। अब बीटा निकाला मैंने। ठीक है, बीटा वही निकाला बच्चों, क्यों एंगल भी निकालेंगे अपन। तो बीटा क्या माना मैंने, बीटा माना एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर, कि इन दोनों वेक्टर का कोई एक आर वेक्टर इस तरीके से निकल के आएगा। इस आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल बच्चों मैंने क्या मान लिया, बीटा मान लिया। तो बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स जो वेक्टर जिस वेक्टर के साथ में नहीं गिवन, तो किसके साथ में नहीं गिवन बच्चों, यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, b sin थीटा डिवाइड बाई a प्लस ये बन जाएगा b cos थीटा। ठीक है, थीटा कितना है, दोनों के बीच में एंगल, दोनों के बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो b sin 30 डिग्री डिवाइड बाई a प्लस b cos 30 डिग्री। तो बच्चों क्या निकल के यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाई 2 प्लस √3, और जिसको अपन सॉल्व करेंगे कितना बनेगा, और एंगल जब चेक करोगे तो कितना बन जाएगा बच्चों 15 डिग्री आपका एंगल निकल के आएगा। अब x एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाएगा, x एक्सिस के साथ में बच्चों a बना रहा था 30 डिग्री। ठीक है, जैसे ये a बना रहा था 30 डिग्री और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर ये आया, रिजल्टेंट वेक्टर ये निकल के आया, और ये कितना निकल गया 15 डिग्री। तो 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा 45 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग एक बार रीड कीजिए। इसमें बोला गया 3 वेक्टर है बच्चों आपके पास। ठीक है, एक दे रखा है ए वेक्टर, फिर दूसरा बी वेक्टर, फिर तीसरा दे रखा है सी वेक्टर। आपको बोला जा रहा है हर एक का मैग्नीट्यूड कितना है 100।
100 यूनिट और इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ में, ठीक है। कितने एंगल पे? 45 डिग्री, 135 डिग्री, 315 डिग्री, देखो रेस्पेक्टिवली फिर वर्ड यूज हो गया। तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको? निकालना नेट वेक्टर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड हो गया? ये हो गया भाई हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करनी थी, अब ये चीज़ आप लोग समझोगे। तो देखो एक पहला वेक्टर कितना गिवन है? ये ए वेक्टर गिवन हो गया 45 डिग्री पर, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर गिवन हो गया आप लोगों को, ठीक है। और तीसरा वेक्टर कौन सा गिवन था? बी वेक्टर गिवन था 135 डिग्री पर, ठीक है। और तीसरा ये हो गया आपके पास बी वेक्टर 135 डिग्री पे, और ये हो गया सी वेक्टर कितने डिग्री पे बच्चों? 315 डिग्री पर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने क्या किया? तीनों को अरेंज कर लिया। अब जैसे ही बच्चों अरेंज किया तो जब कभी भी अपने को अगर एडिशन ऑफ वेक्टर करना होता है तो अपने को ये चीज़ याद रखिए, आपको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में उसको ब्रेक कर लो, ठीक है। तो इस ए वेक्टर को मैं अगर ब्रेक करूंगा तो इसका एक्स कंपोनेंट ये आएगा, वाई कंपोनेंट इसका ये आएगा, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा? एक्स कंपोनेंट। ये याद रखो बच्चों, कॉस हमेशा उसके साथ में आता है जिसके साथ में थीटा लगा होता है। तो यहाँ पर थीटा लगा हुआ आपका एक्स के साथ में, तो एक्स एक्सिस वाला क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया? 100 कॉस थीटा, ठीक है। वहीं एक्स कंपोनेंट भी यहाँ भी थीटा एक्स के साथ में लगा हुआ है आपके पास, ये देख सकते हो, ठीक है। ये तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 100 कॉस थीटा, और सी भी लगा हुआ है वहीं एक्स एक्सिस के साथ में, तो क्या हो जाएगा? 100 कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ से क्या निकल के आपके पास? थीटा की वैल्यू हर एक में अलग अलग है। ए वाले के केस में 45 डिग्री हो गई, बी वाले के केस में 135 डिग्री, और सी वाले के केस में 315 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना निकल के आया बच्चों? तीनों केस में यही वैल्यू निकल के आ गई। अब मैं आप लोगों को बच्चों ये चीज़ नहीं बताऊंगा कि cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, cos 135 की वैल्यू कितनी होती है, cos 315 की वैल्यू कितनी होती है, ये चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिली कि भाई ये एक्स कंपोनेंट जो तीनों का आ रहा है ना, देखो इसका जो एक्स कंपोनेंट इधर की साइड में आएगा, इसका एक्स कंपोनेंट इधर की साइड में आएगा, और इसका एक्स कंपोनेंट इधर की साइड में आएगा। मतलब बी का एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव आ रहा है और आपको सी का एक्स कंपोनेंट कैसा दिख रहा है? मतलब बी का एक्स कंपोनेंट नेगेटिव आ रहा है, देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। बी का कैसा देखने को मिलेगा? नेगेटिव। तो बी का तो नेगेटिव हो गया, ए का पॉजिटिव देखने को मिलेगा और सी का पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो ए का पॉजिटिव, सी का पॉजिटिव, नेट ऐड किए, कितना आ गया? 100√2। अब बात कर लेते हैं वाई कंपोनेंट की। तो वाई कंपोनेंट की अगर बच्चों बात करोगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कितना हो गया? वही, अब जब एक्स जिसके साथ में एंगल बना हुआ वो कॉस हो गया, तो दूसरा वाला क्या हो जाता है? साइन हो जाता है। तो 100 sin 45, बी वाला क्या हो जाएगा? 100 sin 135, और सी वाला क्या हो जाएगा? 100 sin 315, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू चेक की तो बच्चों ये आ गई। अब यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ भाई इनका पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा आ रहा है, तो देखो भाई ऊपर वाला पॉजिटिव हो गया, मतलब ए वाले के साथ में पॉजिटिव हो गया, ठीक है। बी वाले के साथ में भी पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन सी वाले के लिए क्या आ जाएगा? भाई नेगेटिव हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल, तो बी बाई कंपोनेंट कितना आ गया? 100√2। तो नेट रिजल्टेंट क्या है बच्चों? नेट रिजल्टेंट देखो, नेट रिजल्टेंट ऑफ एक्स इंटू नेट रिजल्टेंट ऑफ वाई, इस दोनों को क्या कर देंगे अपन? वो कर देंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे नेट रिजल्टेंट किसकी वजह से आएगा? आप लोगों को निकल के आएगा एक्स की वजह से, वाई की वजह से। तो नेट रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो गया? ए वेक्टर बी वेक्टर का अगर नेट रिजल्टेंट निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? √/a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे वही आपने कर लिया, ठीक है। cos थीटा एक्स और वाई के बीच में कितना हो जाएगा? थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगी, तो नेट रिजल्टेंट निकल के आया 100 आपके पास, ठीक है। अब tan अल्फा निकालना है, तो tan अल्फा कैसे निकालते हैं? tan अल्फा इस तरीके से निकालते हैं, सी अल्फा अगर आपको निकालना हो तो y डिवाइड बाई एक्स, तो y कंपोनेंट डिवाइड बाई एक्स कंपोनेंट, तो कितना निकल के आ गया बच्चों? 1 निकल के आ गया। तो रिजल्टेंट बच्चों एक्स एक्स के साथ में कितना एंगल बनाएगा? एंगल बनाएगा आपके पास 45 डिग्री, ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथे क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में क्या बोला यार आपको? ए वेक्टर गिवन है 4i + 3j, बी वेक्टर गिवन है 3i + 4j। आपको निकालना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है। आपको मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का निकालना है, बी वेक्टर का निकालना है, सी वेक्टर, मतलब फिर इसके बाद सी क्वेश्चन में दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का निकालना है, डी वाले क्वेश्चन में दे रखा है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का निकालना है, ठीक है। तो बच्चों बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोगों को इस तरह क्वेश्चन करना आना चाहिए। अगर आप लोगों से नहीं बन रहे हैं तो फिर आपको थोड़ी क्या है, इस तरह क्वेश्चन में दिक्कत है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अगर आप लोगों से नहीं बनेंगे तो फिर तो ये समझिए कि आपने थ्योरी बिल्कुल ही अच्छे से नहीं पढ़ रखी। तो थ्योरी को अगर आपसे ये वाला सवाल नहीं बना है तो आप लोगों को क्या करना है, एक बार थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा था बच्चों, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है। तो ए वेक्टर आपके पास इतना हो गया, बी वेक्टर आपके पास ये हो गया। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, वो क्या हो जाएगा √a² + b²। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √a² + b²। फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या इतना हो जाएगा बच्चों, वो निकल के आता है जो भी मैंने आपको ऐसे बताया कि भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का निकालना है, ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का तो कैसे निकालोगे, इसको अंदर इसको ऐड कर दोगे, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ। आई वाले को आई के साथ ऐड किया तो 7i कैप बन गया, जे वाले को जे के साथ ऐड किया तो 7j कैप बन गया। फिर उसके पास नेट कितना आ गया 7√2। फिर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के लिए क्या किए, आई में से आई को माइनस कर दिए, जे में से जे को माइनस कर दिए, तो क्या बना बच्चों आई कैप माइनस जे कैप। फिर उसका मैग्नीट्यूड क्या आया 1² प्लस में -1 का स्क्वायर, तो कितना आया √2 निकल के आया, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी था, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 5वें नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला जा रहा है भाई
देखो जो इजी क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और जो अच्छा क्वेश्चन होता है, जैसे पहला क्वेश्चन अच्छा था, पहले क्वेश्चन जिस क्वेश्चन को आपको रिवीजन के लिए रखना है, जिसको मैं अच्छा बताता हूँ उस पर 1 स्टार कर लिया करो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अच्छा था, तीसरा क्वेश्चन अच्छा था, फिर ठीक। अब उसके बाद क्योंकि सेकंड क्वेश्चन तो सेम ही हो गया था। अभी 5th नंबर का क्वेश्चन भी अच्छा है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है आपको कि इस फिगर को देखो 2e1 को जो यहाँ पर गिवन है, इस फिगर को देखने के बाद आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। पहले के अंदर क्या बोला है, नेट मैग्नीट्यूड निकालो। दूसरे के अंदर बोला है एक्स और वाई कंपोनेंट्स निकालो। तीसरे के अंदर बोला है एंगल निकालो एक्स एक्स के साथ में, रिजल्टेंट किसका, OA का, BC वेक्टर का और DE वेक्टर का। इसके रेस्पेक्ट में बोल रहा है भाई इस डायग्राम को देखो और पूरा जो उन्होंने चीजें बोली हैं वो आपको क्या करनी है, फुलफिल कर लेनी है। चलिए कर लेते हैं फुलफिल कि इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि ये क्वेश्चन कौन सी क्वालिटी का है, गुड क्वालिटी का आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था बच्चों, ये वाला डायग्राम आपको देखने को मिल रहा था वहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने 1 बाय 1 करके हर एक के कंपोनेंट निकाल लिए, ठीक है। 1 बाय 1 करके कंपोनेंट कैसे निकाले, देखो जैसे यहाँ पे था, इसका कंपोनेंट निकालूंगा, एक एक्स की रेस्पेक्ट में निकालूंगा। तो मैंने पहले ही बताया आपको भाई जिस एक्सिस के साथ में थीटा बना होता है वो कॉस थीटा हो जाता है, तो ये ए कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे ए साइन थीटा हो जाएगा। इस तरीके से बी का निकालूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये बी कॉस थीटा और ये बी, मतलब ये सीधे रखा था तो ये क्या हो जाएगा, सी वेक्टर और मानो इसको तो सी कॉस थीटा सी साइन थीटा। अब देखो जो ये तो आपका बाई एक्सिस में गिवन है, तो इसको मैं बाद में करके सीधा सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से गिवन था आपको, तो ये डायग्राम गिवन था। तो यहाँ पे इसका कंपोनेंट अगर एक्स कंपोनेंट निकाले, एक्स कंपोनेंट क्या आया, OA cos थीटा आ गया, ठीक है। BC का निकाले बच्चों इसी तरीके से, ये B है ये C है, तो क्या आ गया, ये भी BC cos थीटा आ गया आपके पास, ठीक है। BC की वैल्यू 1.5 क्वेश्चन में गिवन है। फिर DE का निकाले एक्स कंपोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा, DE का जब बच्चों एंगल निकालोगे तो कितना आ रहा है, 270 डिग्री आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्यों, देखो इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो ये 90, ये 90, 90, 80, फिर 90, 270, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों के पास DE cos थीटा, तो cos थीटा थीटा यहाँ पर कितना है, देखो मैं यहाँ हर एक केस में लिख देता हूँ। इस केस में बच्चों थीटा है 30 डिग्री, इस केस में थीटा 120 डिग्री, यहाँ पर थीटा कितना है 270 डिग्री, ठीक है। अब बाई कंपोनेंट की बात करेंगे, तो बाई कंपोनेंट के केस में बच्चों क्या आएगा, साइन आएगा, क्योंकि थीटा वाला अपन ने कॉस ले लिया, ठीक है। तो बाई कंपोनेंट ऑफ OA क्या हो जाएगा, 2 sin 30, कहाँ से हो जाएगा, देखो ये OA sin 30, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC sin 30, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा DE sin 30। तो यहाँ पे वाई कंपोनेंट की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करो, x को ऐड कर दो, y को ऐड कर दो। तो x वालों को ऐड किए तो अपन इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो ये नेट रिजल्टेंट क्या निकल के आ गया, 0.98। और अगर y वालों को अगर इनको मैं ऐड करूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा आपके पास 1.3 मीटर, ठीक है। अब नेट रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होती है, नेट रिजल्टेंट मैंने आपको पहले ही बताया, x वाले का स्क्वायर प्लस y वाले का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा x और y के बीच में कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये तो पूरा एक्सप्रेशन 0 बन जाता है, तो क्या बनता है, केवल बचता है केवल √x² प्लस y स्क्वायर। वैल्यू पुट किया, आंसर क्या आ गया 1.6 मीटर। अब अल्फा कैसे निकालते हैं भाई, एंगल निकालो। तो एंगल कैसे निकालते हैं, जब एंगल निकालना है तो देखो यहाँ पे अल्फा मान लिया, तो ये y कंपोनेंट डिवाइड बाई x कंपोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा आपका tan अल्फा होता है, तो वही tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1.32। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स ऑफ 1.32। ये बच्चों इनवर्स के बारे में आप कहाँ पढ़ोगे, इनवर्स के बारे में आप लोग पढ़ोगे जब हम 12th क्लास में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो 12th क्लास के अंदर आपको इनवर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। कुछ कोचिंग्स पे लेकिन क्या किया जाता है, 11th क्लास के अंदर ही इनवर्स को समझा दिया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले सवाल की कि भाई अगले सवाल के अंदर क्या करना है। तो देखिए 5वां वाला सवाल भी कैसा था, अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वालिटी के क्वेश्चन में मैंने इसको आप लोगों के लिए रखा है, ठीक है। अब कर लेते हैं 6वें क्वेश्चन की बात। तो देखिए जो क्वेश्चन जैसे कुछ क्वेश्चन सेम रहा करेंगे ना, उन क्वेश्चंस को फिर मैं नहीं दिया करूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो जो क्वेश्चन सेम रहा करेंगे उन क्वेश्चंस को लिए बोल दिया करूंगा कि केवल सॉल्यूशन आप लोगों को दिखा दिया करेंगे, ठीक है। 6वें क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है आप लोगों को कि 2 वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है और 4 यूनिट है रेस्पेक्टिवली, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम, इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए जिससे कि रिजल्टेंट आपका, पहले में बोला 1 यूनिट, दूसरे में बोला 5 यूनिट, तीसरे में बोला 7 यूनिट, ठीक है, कि एंगल इनके बीच में कितना रखे दोनों वेक्टर के बीच में। तो देखिए इजी क्वेश्चन है, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, टफ क्वेश्चन कोई कैटेगरी में इसको नहीं ले जाऊंगा। यहाँ पे बोला भाई ए वेक्टर 3 मीटर गिवन है आपको और बी वेक्टर गिवन है 4 मीटर, ठीक है। मतलब ये आपको यहाँ पे दे रखा है, रुकिए थोड़ा, हाँ 3 गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, मैग्नीट्यूड 4 है, ठीक है। अब क्या बोला, पहले क्वेश्चन में बोला भाई रिजल्टेंट आपको कितना बनाना है, नेट मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। आपको पता है भाई रिजल्टेंट 1 यूनिट बनाना है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सर a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो वही आपने वैल्यू पुट कर दी, थीटा ही तो निकालना है यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 180। जब मैग्नीट्यूड 5 करना है तो वैल्यू सेम पुट कर दिए, थीटा की वैल्यू इस केस में कितनी आ गई 90 डिग्री। जब 7 निकालना है तो वैल्यू पुट किए, आंसर कितना आ गया 0 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चों सवाल को क्या करना था, आपको डील करना था। तो ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करता हूं बच्चों 7 नंबर वाले क्वेश्चन की। 7 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है आपसे, इसके अंदर बोला जा रहा है एक स्पाई है, ठीक है। स्पाई का मतलब होता है बच्चों जासूस। क्या होता है, जासूस। एक स्पाई रिपोर्ट कर रहा है एक सस्पेक्टेड कार की रीडिंग को रिपोर्ट कर रहा है
उसने देखा भाई कि कार आपकी 2 किलोमीटर ईस्ट में मूव की, फिर एक परपेंडिकुलर चल के लेफ्ट टर्न ली, फिर 500 मीटर चली, फिर परपेंडिकुलर राइट टर्न ली, फिर 4 किलोमीटर चली, फिर रुक गई। उसने बोला डिस्प्लेसमेंट निकालो कार का। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों आ जाते हैं। तो मैंने 7 वाला क्वेश्चन आपका कौन से में मान लिया, मैंने यहाँ पर मान लिया आपका अच्छी को गुड क्वालिटी क्वेश्चन पर मैंने आपको 7 नंबर वाले क्वेश्चन को मान लिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन की कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर अप्रोच किस तरीके से करनी थी, क्योंकि अप्रोच ही अगर आपसे नहीं बन रही तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों जब कभी आप लोगों के सामने आएंगे तो मेन क्या चीज़ रहती है, आपको रहता है डायग्राम बनाना, कि अगर आपने डायग्राम बना लिया तब तो फिर क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अगर आपसे डायग्राम नहीं बन रहा तो आपसे क्वेश्चन वो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो देखो यहाँ से स्टार्ट किया उसने, देख लेते हैं उसने स्टार्ट कहाँ से कर रखा है। उन्होंने बोला 2 किलोमीटर ईस्ट की साइड जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई ईस्ट नॉर्थ कौन सी साइड डायरेक्शन में होती है, तो ये जान लो। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। जब कभी अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे पहले ये बना लो आप। ठीक है, तो उसने क्या किया, देखो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, 2 किलोमीटर चल रहा है वो तो शायद है ना, कितना चल रहा है आपका 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर चल रहा है। ठीक, तो 2 किलोमीटर इधर चल लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, ईस्ट जैसे ही चला फिर उसके बाद उसने 0.5 किलोमीटर चल लिया परपेंडिकुलर। ठीक है, कितना चल लिया बच्चों, एक बार फिर देखते हैं। ये चल रहा है आपका 2 किलोमीटर ईस्ट, फिर परपेंडिकुलर चला 500 मीटर, फिर परपेंडिकुलर राइट टर्न लेके 4 किलोमीटर हुआ। ठीक है, तो देखो इस तरीके से चला, पहले इधर की साइड चला, फिर ऊपर की साइड चला, फिर इधर की साइड चला। ठीक है, फिर इधर की साइड चला, अब फिर ठीक है इधर की साइड जाके, ठीक है ऐसा हो रहा है वो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भैया, यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब ये बताओ कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो ये डायग्राम तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि भाई एडी वेक्टर अगर आप लोग लिखोगे तो एडी वेक्टर को आप लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हैं सर, एडी वेक्टर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि देखो यहाँ पे आई वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 2, वाई वाला कितना हो गया 0.5, और जेड वाला कितना हो गया बच्चों, जेड वाला भी कितना हो गया 4। ठीक है, जेड वाला कितना हो गया 4, क्योंकि जो आपको 4 मीटर दिख रहा है बच्चों, ये उसने बोला परपेंडिकुलर चला है वहाँ से भी। ठीक है, तो ये कितना बन गया बच्चों, ये बन गया आपके पास 4 के कैप नहीं है बच्चों, ये बनेगा आपके पास। ठीक है, तो ये वाला जो बनेगा ये 4 आई कैप बनेगा। ठीक है, ये भी कितना बनेगा 4 आई कैप। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये 4 आई कैप बनेगा। तो ए डी वेक्टर की वैल्यू अगर मैं पूछूं भाई ए डी वेक्टर की अगर वैल्यू क्या होगी, तो ए डी वेक्टर की वैल्यू बच्चों आप लोगों के पास क्या निकल के आ गई, वो निकल के आ गई 6 आई कैप प्लस 0.5 जे कैप। ठीक है, ए डी वेक्टर की वैल्यू। तो बच्चों जब ए डी वेक्टर की वैल्यू आप लोगों के पास इतनी आ गई तो ए डी का मैग्नीट्यूड बच्चों कैसे निकालोगे, एडी का मैग्नीट्यूड निकालूंगा मैं 6 आई का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, इसी तरीके से निकाल दिए ना, क्योंकि एडी वेक्टर को बच्चों मैग्नीट्यूड में एडी वेक्टर को एक्चुअली लिखा क्या हूँ, इस एडी वेक्टर को मैं लिखा हूँ, जो यहाँ पे जो चीज़ें लिखा हूँ ना वो लिखा गया हूँ, ये समझ लो। एडी वेक्टर बराबर लिखा हूँ मैं ये ई वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर। ठीक है, ये चीज़ें ही तो लिखी है मैंने, ए ई वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा था, तो इस तरीके से लिखा था, तो आपके पास ये चीज़ निकल के आई थी 6 आई कैप प्लस 0.5 जे कैप, क्योंकि देखो यहाँ पे जब चलोगे पूरा 6 आई कैप का कंपोनेंट हो जाएगा इसका, और ये कितना हो जाएगा 0.5 जे कैप, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूंगा तो कितने आएंगे 6,0.5 ही निकल के आएंगे। ठीक, अब इसका नेट रिजल्टेंट कितना आ गया 6.02 किलोमीटर आ गया, मतलब एडी की वैल्यू आ गई भाई कि एडी डिस्प्लेसमेंट हुआ इस पूरी चीज़ का, और वो कितना आ गया आपके पास 0.2 किलोमीटर निकल के आ गया। अब बात करते हैं अल्फा की, तो tan अल्फा क्या होता है वाई बाई एक्स, तो वाई बाई एक्स निकालोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा डी ई डिवाइड बाई ए ई, डी ई डिवाइड बाई ए ई करी तो बच्चों कितनी आ गई आपके पास, डी ई डिवाइड बाई ए करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/12। ठीक है, डी ई कितना है, डी ई गिवन है 0.5 और ए कितना गिवन है बच्चों, ये गिवन है 6, ये मीटर नहीं किलोमीटर है यहाँ पे। ठीक है, अब तो यहाँ पे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई tan इनवर्स ऑफ 1/12। ठीक है, अब यहाँ से समझ में आ गया भाई डिस्प्लेसमेंट कार का इतना हुआ अलोंग द डिस्टेंस इतने विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो यहाँ पे जब क्वेश्चन में उन्होंने बोला है ना भाई देखो 2 किलोमीटर ईस्ट, तो इस तरीके से 2 किलोमीटर ईस्ट चला पहले, फिर परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न फॉर 500 मीटर, तो यहाँ पे 500 मीटर लेफ्ट टर्न किया। ठीक है, फिर बोला मेड अ परपेंडिकुलर राइट टर्न फॉर 4 किलोमीटर। ठीक है, उसने फिर बोला है कि भाई 4 किलोमीटर के लिए राइट टर्न लिया फिर रुका है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली में ये चीज़ थी कि 4 किलोमीटर फिर चल के फिर वो क्या हुआ है, रुका है। तो बच्चों जैसे उसने बात की है ना, तो देखो ये सबसे पहले 2 किलोमीटर यहाँ पर चल लिया था, फिर उसके बाद उसने परपेंडिकुलर राइट टर्न लिया, मतलब परपेंडिकुलर चला थोड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद 4 किलोमीटर इधर चला, ये भी 4 किलोमीटर, फिर वहाँ जाके रुक गया है। तो देखो ये मेन उसका जो पाथ है ना वो ये है, जो ये वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से ये। ठीक है, और आपको क्या निकालना क्या था, ये निकालना था, वही चीज़ आपने क्या की है, निकाली है। ठीक है, सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की, 8वें नंबर वाले क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि भाई ये वाला क्वेश्चन कौन सी क्वालिटी का है, गुड क्वालिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, जिस बच्चे को कोई भी दिक्कत हो वो कमेंट सेक्शन में फिर भी लिख सकता है। अब बात करते हैं बच्चों 8वें क्वेश्चन की। ठीक है, 8वें क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, एक कैरम बोर्ड है जिसके अंदर 4 फीट इंटू 4 फीट का स्क्वायर है,
उसके अंदर क्वीन दे रखी है सेंटर पे, क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर मूव टू द फ्रंट एज, ठीक है, क्वीन जैसे हिट की तो फ्रंट एज में चली गई, देखो इस तरीके से होता है, जैसे क्वीन यहाँ पे दे रखी तो यहाँ पे आगे चली गई, ठीक है। फिर उसने बोला रिबाउंड, फिर यहाँ से टकरा के वापस आई हो, फिर बोला गया है होल के अंदर चले, होल बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन, ठीक है, आपको क्वीन का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पहले केस में बोला है फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, सेंटर से फ्रंट एज के बीच में, दूसरे के अंदर बोला जा रहा है आपको फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, फ्रंट एज से होल के बीच में, तीसरे के अंदर बोला जा रहा है सेंटर से होल के बीच में। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है इस चीज के बारे में अपन समझते हैं, ठीक है। तो देखो इस तरीके से बच्चों आपके लिए क्वेश्चन बना, और ये 8वां नंबर वाला क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्या बात हो रही थी, पहले क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पे पहले के अंदर मैं थोड़ा इसको इरेज कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर विजुअलाइज हो, ठीक है, क्योंकि 1 बाय 1 तो अपने को डील ही करेंगे। तो पहले क्वेश्चन के अंदर बोला गया है फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, ठीक है, सेंटर से फ्रंट एज में, मतलब सेंटर से इस फ्रंट एज तक का आपको बताना है, ठीक है। मतलब एक्चुअली में ये AC बताना है आपको, क्या बताना, सेंटर से फ्रंट एज, ये हुआ सेंटर, ये हुआ, ये फ्रंट एज। तो सबसे पहले आपको बोला गया है, यहाँ पे आप लोग रीड कर लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताना क्वीन का सेंटर टू फ्रंट एज, तो मतलब क्या बताना है, AC डिस्टेंस बतानी है। दूसरे में बोला गया फ्रॉम द फ्रंट एज टू होल, फ्रंट एज टू होल का मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ आपको फ्रंट एज मतलब C हो गया आपके पास, होल हो गया E, तो CE बताना सेकंड वाले के अंदर, ठीक है। फिर आखिरी के अंदर क्या बोला जा रहा है, आखिरी के अंदर आपको बोला जा रहा है फ्रॉम द सेंटर टू होल, सेंटर टू होल का मतलब बच्चों क्या हो गया, सेंटर आपके पास कौन सा A है, ठीक है, तो AE बताना है। तीसरे के अंदर क्या बताना है, AE बताना है। सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के पास वैसे SC भी तो होगी, ये हो गया फ्रंट वाला, ठीक है, ये हो गया सेंटर, ये कौन सा हो गया A पॉइंट सेंटर, और E वाला कौन सा हो गया, होल हो गया, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से अपन बात कर रहे हैं। अब डिस्टेंस आपको ये गिवन है, कौन कौन सी डिस्टेंस गिवन है बच्चों, ये गिवन है BC आपको गिवन है 2 फीट, ठीक है, BC 2 फीट हो गई, AF गिवन है 2 फीट, D, ठीक है, AF की वैल्यू कहाँ है, AF, ये A से F तक की भी 2 फीट गिवन है, सेंटर से उसके आगे सामने तक की, और उसके बाद BC भी आपको कितनी गिवन है, 2 फीट गिवन है, ठीक है। एक बार यहाँ पे आप लोग यहाँ भी देख लीजिए डिस्टेंस कितनी गिवन थी, क्योंकि देखो 4 फीट का क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, जब 4 फीट इंटू 4 फीट का दे रखा है तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BC की वैल्यू 2 फीट हो जाएगी, और यहाँ से AF की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2 फीट हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा कितना है, 4 फीट है। जब ये पूरा 4 फीट है तो बच्चों AF तो आपको आसानी से समझ में आ गया, 2 फीट हो गया, और उसी तरीके से आपको BC भी समझ में आ गया, कितना हो गया बच्चों, 2 फीट आप लोगों के लिए निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों कि क्वेश्चन को आगे डील किस तरीके से करना है। तो देखिए क्वेश्चन की डीलिंग के लिए यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी है कि यहाँ पर ट्रायंगल ABC दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है सर ABC ट्रायंगल ये दिख रहा है। तो इस ABC ट्रायंगल के अंदर अगर मैं बोलूँ आप लोगों के लिए कि tan थीटा क्या होगा, ठीक है बच्चों, क्या होगा tan थीटा के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ तो tan थीटा, देखो एक ट्रायंगल तो ABC दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को, tan थीटा के बाद में बात करेंगे, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, DCE दिख रहा है, तो DA हुआ, CA हुआ, EA हुआ, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, DCE दिख रहा है। तो दोनों के अंदर बच्चों tan थीटा निकाल लेते हैं ऊपर। तो देखो बच्चों देखो इस तरीके क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि सर ये चीज़ सोचनी कैसे है, ये चीज़ें सोची नहीं जाएगी, ये आपको करके देखना पड़ेगा, फिर एक्सपीरियंस के हिसाब से सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से ABC ट्रायंगल के अंदर tan थीटा बराबर कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आप लोगों के पास x/2, ठीक है, क्योंकि ठीक है, और यहाँ पे DCE के अंदर D ये हुआ आप लोगों के पास, C ये हुआ, E ये हुआ, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास tan थीटा कितना निकल के आया, यहाँ पर निकल के आ गया बच्चों 2 - x डिवाइड बाई 4 tan थीटा। ये सब चीज़ आपको समझ में दिक्कत होगी। देखिए बच्चों यहाँ पर आपको इस तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए अलग से डायग्राम बना देता हूँ। देखो यहाँ पर जब उन्होंने बोला भाई A पॉइंट से C पॉइंट पे जाकर स्ट्राइक की और रिबाउंड कर रही है, जब कभी बच्चों स्ट्राइक करके रिबाउंड बोला तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बच्चों आपको क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मतलब ये भी थीटा तो ये भी थीटा। अब बच्चों ये वाला एंगल थीटा तो यहाँ पर जाकर टकराएगी तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब मैं ट्रायंगल आपको बना के दिखा देता हूँ अलग से। देखो ये ABC ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो ये A हुआ, ये B हुआ, ये C हुआ, ये थीटा कौन सा बच्चों, यहाँ पे ये वाला थीटा है। तो बच्चों यहाँ पे tan थीटा क्या हो जाएगा, तो देखो ये AB डिस्टेंस बच्चों x है, तो ये तो x हुई, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है 2 है, तो x/2 हो गई। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं DC का डायग्राम बनाया, आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। तो देखो ये हो गया बच्चों आप लोगों के लिए D, ये हो गया C और ये हो गया E, ठीक है। अब देखो ये जब ये इतना x है तो ये B यहाँ से यहाँ तक, जब यहाँ से यहाँ तक टोटल x हो गया तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये GE 2 था तो ये हो जाएगा 2 - x, कितना हो जाएगा बच्चों, DE हो जाएगा 2x नहीं है 2 - x है, ठीक है। तो ये 2 - x हो गया। और यहाँ पर ये वाली चीज़ कितनी दे रखी है आप लोगों को, ये वाली पूरी चीज़ बच्चों 4 हो जाएगी, क्योंकि देखो ये तो पूरा मतलब इसका साइड दे रखी है 4 फीट, ये 4 हो गए, ठीक है। तो tan थीटा बच्चों ये कितना आ गया आप लोगों के लिए DC ट्रायंगल में, ये हो गया यहाँ से, ठीक है,
ये हो गया यहाँ से और ये चीज़ हो गई यहाँ से, ठीक है। तो टेन थीटा कितना हो गया 2 - x डिवाइड बाई 4। समझ में आ गया सब बच्चों को। अब टेन थीटा को बच्चों क्या किया, दोनों को बराबर कर लिया, मतलब x/2 को 2 - x/4 के बराबर कर लिए, ठीक है। तो बच्चों जैसे ही आप लोग ये बराबर किए तो यहाँ पे क्या निकल के आया, यहाँ पर निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए 4 - 2x बराबर 4x, मतलब 6x बराबर 4। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2/3 फीट निकल के आ गई। तो x की वैल्यू 2/3 फीट निकलने तक किसी बच्चे को कोई भी तरीके की यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। जब यहाँ तक बच्चों आप सॉल्व कर लिए तो अब क्या निकालना था, अब आपको डिस्टेंस निकालनी है केवल, और मैंने आपको पहले समझा दिया कि भाई कौन सी डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पे निकालना क्या था, AC निकालना था, क्योंकि भाई कितनी जगह जाके टकरा रही है वो, ठीक है। तो AC कैसे निकाल सकते हैं, AC निकाल सकते हैं ABC के अंदर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB भी पता है आपको और BC भी पता है, ठीक है। AB भी आ गया आप लोगों के सामने और BC भी आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि देखिए ये AB की वैल्यू को ही तो x माना है, इस तरीके से याद रखो, और x ही आपका GD के बराबर है, ठीक है। तो AB को x माना और BC आपको पता ही है कितना है, ठीक है। BC की वैल्यू आपको पता है 2 फीट है, तो क्योंकि A आपका मिड पॉइंट है ना, तो यहाँ से वैल्यू पुट किए तो आपके पास आ गया 2/3 √10 फीट, ठीक है। B वाले के अंदर अगर बात करें कौन सा ट्रायंगल है, CDE। CDE का है CDE, तो CDE के अंदर अगर बात करोगे बच्चों तो यहाँ पे क्या निकालना था आपको, CE निकालना था कि भाई जो वो टकराने के बाद होल तक डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो CE की डिस्टेंस कैसी आएगी भाई, CE की डिस्टेंस निकालने से पहले आपको DE की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। किसकी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी बच्चों, DE की डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझते हैं आगे चीज़ें कि आगे की चीज़ें किस तरीके से आपको प्रोसीड करनी थी, ठीक है, जिससे किसी भी तरीके की आपके दिमाग में डाउट नहीं रहनी चाहिए। तो देखो CDE के लिए बच्चों क्या निकालना है, CE निकालना है। क्या निकालना है, मतलब CE की डिस्टेंस निकालनी है। CE की डिस्टेंस कैसी आएगी, ये आएगी आपका CD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। तो CD तो बच्चों आपको पता है 4 फीट है। अब निकालना क्या है, केवल DE निकालना है। कितना निकालना है, DE। तो DE की वैल्यू बच्चों आप लोग किस तरीके से निकालोगे, तो ये आएगी बच्चों 2 - 2/3, ठीक है। क्योंकि देखो ये DE की वैल्यू निकालने के लिए कितनी थी, 2 - x DE, तो कितना हो जाएगा 2 - 2/3। यहाँ पे 1 गलत लिख रहा था, ठीक है। तो 2 - 2/3 की सॉल्व किया तो कितना आ गया 4/3 फीट। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, DE की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे और CD की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो आंसर कितना आ गया 4/3 √10 फीट। अब बात करते हैं A, मतलब आपको निकालना है AE मतलब होल से कितनी डिस्टेंस है उसकी, तो इसके अंदर निकलेगा AGE, इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर निकलेगा, है ना, इस ट्रायंगल के अंदर। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, AE निकलेगा AG का स्क्वायर प्लस GE का स्क्वायर। तो AG की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 फीट और GE की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास, ये भी वैल्यू बच्चों GE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 2 फीट हो जाएगी। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ गया 2 √2 फीट आप लोगों के सामने निकल के आ गया। तो इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन करना था। ये 8th नंबर वाला क्वेश्चन आपको गुड क्वालिटी क्वेश्चंस में रखना है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए था भाई पहले कि कौन सी चीज़ कहाँ से निकल रही है, कैसे जा रही है। ये चीज़ अगर आपसे नहीं समझ में आ रहा था कि जो आपकी क्वीन है वो कहाँ पर जाकर टकराएगी, तो आपसे इस क्वेश्चन को करना थोड़ा इम्पॉसिबल था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। 8th नंबर वाला क्वेश्चन बच्चों गुड क्वालिटी क्वेश्चन में रखना है, मतलब बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। इसके ऊपर आप लोगों को C मार्क कर लेना है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ 9वें वाले क्वेश्चन की। 9वें क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि अ मॉस्क्यूटो नेट ओवर अ 7 फीट इंटू 4 फीट बेड, ठीक है। कि एक मॉस्क्यूटो नेट है जिसका बेड का मतलब हाइट दे रखा है आपको 7 फीट इंटू 4 फीट, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ दे रखी है, और यहाँ पे 3 फीट हाइट दे रखी है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्यों बोला। बच्चों ये याद रखो हमेशा लेंथ बड़ी होती है, ब्रेड्थ कम होती है, ठीक है। फिर बोला नेट के पास होल है एट वन कॉर्नर, एक कॉर्नर पर होल है बेड में, थ्रू विच अ मॉस्क्यूटो एंटर्स थ्रू द नेट, ठीक है। जिससे आपके पास मॉस्क्यूटो नेट के अंदर एंटर करता है और फिर वो फ्लाई करता है और सिट करता है डायगोनली अपोजिट अपर कॉर्नर, ठीक है, दूसरे अपर कॉर्नर पर जाके बैठ जाता है। आपको बोला जा रहा है पहले क्वेश्चन के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना मॉस्क्यूटो का। जो क्वेश्चन बच्चों हम किए ना, इसके ही सेम क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। दूसरे के अंदर बोला जा रहा है अगर आप होल को ओरिजिन मान लो तो लेंथ ऑफ बेड कितना होगा, फिर बोला गया एक्स एक्सिस के साथ में, फिर बोला गया विड्थ ऑफ वाई एक्सिस एंड वर्टिकली अप टू एक्स एक्सिस राइट द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, कि आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर भी लिखना है। तो इस तरीके से समझ लो बच्चों, इस तरीके से ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि इस तरीके से हमने क्या मान लिया, इसको ये चीज़ मान ली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला था उसने 7 4 3, 7 लेंथ बोली थी, 4 ब्रेड्थ बोली थी और 3 हाइट बोली थी, तो मैंने इसको इस वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया। तो बच्चों इस पूरे वेक्टर का मतलब जब इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यही बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, ठीक है, क्योंकि वहीं पे जाके बैठा हुआ है। अगर मैं ओरिजिन को 0,0,0 मान लेता हूँ तो मच्छर कहाँ जाके बैठा हुआ है, उसी किसी पॉइंट पे से जाके बैठा हुआ है, तो उसका मैंने ये वाला क्या लिख लिया, वेक्टर लिख लिया, ठीक है। अब उसके लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या होगा, इन दोनों वेक्टर के बीच में डिस्टेंस निकाल देंगे। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जैसे आपने पढ़ रखा होगा 10th क्लास के अंदर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस √y2 - y1 का स्क्वायर निकालते हैं। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पर सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस √y2 - y1 का स्क्वायर प्लस √z2 - z1 का स्क्वायर। एक्स को किससे
किससे मानते हैं, आई से मानते हैं, वाई को किससे मानते हैं, जे से मानते हैं, और जेड को किससे मानते हैं, के से मानते हैं। तो बच्चों वहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, दूसरे वाले कंपोनेंट 0,0,0 है और ये वाले कंपोनेंट 7,4,3 है। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, डिस्टेंस जैसे भी मैंने आपको बताया, √x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 मतलब सबका स्क्वायर करके तो √74 फीट आ गया। ठीक है, अब बोला कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होंगे, तो ये मैंने आपको बता दिए 7 फीट, 4 फीट और 3 फीट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन किस तरीके का क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन अभी अपन ने किया था उसी टाइप से क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेक्टर की फॉर्म में कर लिए तो इस क्वेश्चन को बहुत वो आप लोगों के लिए इजी हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 10th नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, ए वेक्टर है, ठीक है, ऑफ मैग्नीट्यूड 4.5 यूनिट। क्या यूनिट है बच्चों उसकी, 4.5 यूनिट है, ड्यू नॉर्थ, कौन सी साइड में, नॉर्थ साइड में। तो उसने बोला व्हाट इज द वेक्टर, ठीक है, वेक्टर क्या होगा, 3a वेक्टर की डायरेक्शन और -4a वेक्टर। ठीक है, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। तो अब इस क्वेश्चन के बारे में प्रोसीड करते हैं 10th नंबर वाले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको दे रखा था ए वेक्टर, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 4.5 यूनिट, कौन सी साइड में, ड्यू टू नॉर्थ। तो 3a का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 3 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ ही होगी। -4a का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर -4 का मल्टीप्लाई कर दो तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, -4a वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है। और इसकी जो जब माइनस साइन लगा दिया, तो जब पहले नॉर्थ डायरेक्शन में था, अब माइनस साइन लगा दिया तो जो डायरेक्शन क्या हो जाएगी उसकी, अपोजिट हो जाएगी। तो कौन सा हो गया, ड्यू टू साउथ डायरेक्शन। तो मेन चीज़ वही थी कि अगर आपको याद रखना, कभी भी किसी वेक्टर के अंदर अगर नेगेटिव साइन लग जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में अब बिठा लेनी है। बात करते हैं अगले सवाल की, क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला जा रहा है 2 वेक्टर हैं। ठीक है, क्या है बच्चों, 2 वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड कितने हैं, 2 मीटर है और आपके पास 3 मीटर है। आपको बोला गया एंगल इनके बीच में 60 डिग्री गिवन है। आपको बोला गया स्केलर प्रोडक्ट निकालो, ठीक है, इन दोनों वेक्टर का। दूसरे में बोला गया मैग्नीट्यूड निकालो इसके वेक्टर प्रोडक्ट का। तो देखो स्केलर प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड और वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आपको समझना है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को 11 वाले क्वेश्चन को भी आपको स्टार कर लेना है। ठीक, देखो देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, दोनों के बीच में एंगल पता है। तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है ए डॉट बी। क्या होता है बच्चों, ए डॉट बी। ए डॉट बी निकाला, स्केलर हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी का होता है ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दिया, आंसर क्या है 3। ए क्रॉस बी क्या होता है, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट, इसका मतलब ए बी साइन थीटा फॉर्मूला होता है। पुट कर दिया, आंसर क्या आ गया 3√3 मीटर स्क्वायर। तो मेन वही चीज़ थी, अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट ये वाला क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा था तो देखिए दिक्कत थी, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से खुद से बनने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग थ्योरी में जब पढ़ते हैं तो क्लास में आप लोगों को इस तरीके के सवाल पढ़ाए भी होंगे आपके सामने। ठीक है, अब बात कर रहे हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की, 12 नंबर वाले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, गुड क्वालिटी क्वेश्चन है बच्चों ये वाला। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है, गुड क्वालिटी क्वेश्चन है। इसके अंदर बोला गया है कि एक रेगुलर हेक्सागन है, राइट द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय 6 साइड टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, ये आपने रेगुलर हेक्सागन बना लिया। ठीक है, 6 साइड्स इक्वल। रेगुलर का मतलब हो जाता है भाई उसकी सारी जो चीज़ें रहेंगी उसमें बराबर रहेंगी। ठीक है, अब बोला गया है यूज द फैक्टर द रिजल्टेंट ऑफ दी 6 वेक्टर। ठीक है, 0। आपको ये फैक्टर यूज करना है कि रिजल्टेंट इन 6 वेक्टर का 0 होगा और आपको ये चीज़ प्रूव करनी है, cos 0, cos π/3, cos 2π/3, cos 3π/3, cos 4π/3, cos 5π/3 0 होता है। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो देखिए अगर यहाँ से वेक्टर बनाना स्टार्ट किए यहाँ से, तो देखो इसको अगर ओरिजिन मान लिया तो ये बनाए, फिर ये बनाए, फिर ये बनाए, फिर ये बनाए, फिर ये बनाए, ये बनाए। इस तरीके से क्या बना लिया बच्चों, नेट वेक्टर यहाँ पे आपको बनता हुआ, मतलब नेट एक रेगुलर पॉलीगन बनता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को क्या करना है बच्चों, अपने को प्रोसीड करना है। तो अपने को प्रोसीड करना है तो देखिए अगर आप लोग एक बार खुद से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देख लीजिएगा कि आपसे ये वाला सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा। नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, ये गुड क्वालिटी क्वेश्चन पे मैंने ये वाला सवाल आप लोगों के लिए लिया है। ठीक है, अब देखो करना किस तरीके से, आपको क्या करना है, प्रूव करना है। आप बच्चों ये मत सोचना कि प्रूव करने के लिए क्वेश्चन तो आते ही नहीं है पेपर के अंदर, प्रूव करने से मतलब नहीं है। एससी वर्मा का आपको हर एक सवाल इसलिए करना है क्योंकि यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो देखिए आपको ये पढ़ी होगी आप लोगों ने थ्योरी के अंदर कि पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पॉलीगन लॉ पढ़ा होगा, जिसके अंदर क्या बोलता है, इसे बोलता है भाई रिजल्टेंट इन सब 6 वेक्टर का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इनको एक स्पेसिफाइड मैनर में अरेंज कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं था कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर। कैसे पता सर, क्योंकि रेगुलर गिवन है। रेगुलर का मतलब हर एक की जो लेंथ है बराबर है, लेंथ बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, आपका इनका सबका मैग्नीट्यूड बराबर है। क्यों, मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेक्टर की लेंथ ही होती है। तो अब क्या करना है अपने को, ये इसको प्रूव करना था। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, अपन एंगल निकालेंगे हर एक के लिए। तो हेक्सागन है तो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। जब ये 60 डिग्री हो जाएगा तो फिर इसके लिए एंगल निकालेंगे, भाई इसका एंगल कितना हो जाएगा। फिर इसके लिए आप लोग एंगल निकालोगे, भाई इसका एंगल कितना बनेगा इस वाले वेक्टर का। ठीक है,
इस वाले वेक्टर कितना बनेगा, फिर इस वाले वेक्टर का निकालेंगे, ठीक है। इस तरीके से वाले वेक्टर, हर एक वेक्टर क्या निकालेंगे बच्चों अपन, एंगल निकालेंगे। तो देखो जो मैं यहाँ पर नाम दूंगा A1 A2 के बीच में एंगल कितना बना है, 60 डिग्री बना हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके पास A1 A2, ठीक है, A1 A2 के बीच में अगर आपने थीटा माना तो A2 A3 के बीच में कितना बना हुआ बच्चों, π/3 बना हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके पास A3 A4 के बीच में 2π/3, A4 A5 के बीच में 3π/3 मतलब पाई बन गया, ठीक है। और फिर A5 A6 के बीच में 4π/3 और फिर A6 A1 के बीच में कितना बन गया, 5π/3। इसको बच्चों क्या कर दिया आपने, 0 के बराबर प्रूव कर दिया, ठीक है। जैसे बच्चों 0 के बराबर प्रूव किया तो यहाँ से आप लोग ये भी बोल सकते हो, जब कॉस लगा के अपन प्रूव कर सकते हैं तो अपन साइन से भी प्रूव कर सकते हैं। क्यों प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि देखो मैंने क्या किया, इसके एक्स वाले कंपोनेंट को जब 0 के बराबर रखा है, ठीक है। जब इनके मैं सबके एक्स कंपोनेंट निकालूंगा तो एक्स कंपोनेंट मैंने आपको क्या बताया था कि भाई एक्स कंपोनेंट अगर आपका थीटा बन रहा है तो वहाँ से क्या बोलूँगा, हर एक का मैग्नीट्यूड बराबर है ए कॉस थीटा, ठीक है। फिर वही मतलब अगर मैं बोलूँगा A1 A2 cos थीटा, फिर इसके लिए बोलूँगा A2 A3 cos थीटा, फिर वही यहाँ पे A3 A4 cos थीटा, फिर यहाँ पे A4 A5 cos थीटा। तो मतलब हर एक के एंगल को मतलब मैंने cos मतलब x वाले कंपोनेंट को 0 के बराबर कर दिया, ठीक है। और उसी तरीके से y वाले कंपोनेंट को 0 के बराबर कर दिया। तो जब y वाले को 0 के बराबर करोगे तो साइन के अंदर ये रिलेशन बन के आ जाएगा, और जब x के अंदर करेंगे तो आपके पास ये वाला रिलेशन यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ सीखने को मिली कि भाई पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी ऐसा ही नहीं है कि अपन ने ऐसे ही पढ़ के छोड़ दिया, वो भी हमारी ये क्या चीज़ थी, काम की चीज़ थी जिसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे ही पढ़ के छोड़ दो, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 के अंदर क्या बोला जा रहा है, पहले आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए, फिर अपन क्वेश्चन के बारे में आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को बोला गया है कि ए वेक्टर आपको ए गिवन है, बी वेक्टर आपको ए गिवन है, आपको इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो देखिए ये वाला सवाल आपसे बनना चाहिए 13वां, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कभी भी दो वेक्टर अगर आपको गिवन होते हैं तो उनके बीच में जो एंगल किस तरीके से निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, या तो आप डॉट प्रोडक्ट से निकाल लो या क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल लो, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था भाई स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी में होता है ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी का मतलब क्या मतलब होता है, इसका मतलब ए डॉट बी का मतलब होता है कि आई वाले का आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाले का जे के साथ, के वाले का के साथ, ठीक है। तो आई वाले का आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 × 3, जे वाले का जे के साथ 3 × 4 और के वाले के साथ 4 × 5, ठीक है। और नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड है, नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लिए। तो बच्चों को सॉल्व किए, cos थीटा बराबर कितना आया था आपके पास, कुछ निकल के आएगा, ठीक है। तो वहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos इनवर्स ऑफ 38 डिवाइड बाई 1450। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन मानूंगा मैं, इस क्वेश्चन को मैं दूंगा आपको इजी क्राइटेरिया में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बच्चों कैसा आप लोगों का इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों अगले सवाल की। अगले सवाल के अंदर क्या बोला जा रहा है, 14 नंबर वाला सवाल है। ये वाली चीज़ वैसे अपन 12th क्लास के अंदर जब वेक्टर पढ़ाएंगे उसके अंदर पढ़ेंगे भी, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ समझ लो, आपको प्रूव करने बोला है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना होता है, 0 होता है। आपको ये चीज़ क्या करनी है, प्रूव करनी है, ठीक है। तो देखिए इस चीज़ को बच्चों प्रूव कैसे करोगे, ये चीज़ समझ लो। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि बस समझनी है चीज़ों को। तो देखो समझनी कैसे, किस तरीके से, वो चीज़ समझो यहाँ पे आप लोग, ठीक। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिल रही होगी कि भाई उन्होंने बोला है ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी। क्या बोला उन्होंने, ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी। इसका मतलब ये चीज़ बोल सकता हूँ भाई, जब कभी डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे होते हैं तो आपको ये तो पता है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, ए बी साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब ए बी साइन थीटा में ये जो वेक्टर आ रहा है वो एक परपेंडिकुलर होगा। देखो ये अगर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो ए क्रॉस बी वेक्टर बच्चों क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर ए वेक्टर बी वेक्टर से अगर ये प्लेन बना, ठीक है। ये समझिए अगर ये आपकी कॉपी है, इस कॉपी के ऊपर अगर आपने पेन को परपेंडिकुलर रख दोगे तो पेन कौन सा हो जाएगा, पेन वेक्टर हो जाएगा आपके पास ए क्रॉस बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी है कि ए बी साइन थीटा क्या हुआ बच्चों, एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, जो आपकी कॉपी है ए वेक्टर और बी वेक्टर के अंदर, ठीक है। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि भाई जब परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के साथ में, तो यहाँ से ये समझ में आ गया, जब कोई परपेंडिकुलर है उसके साथ में उसका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, किसी भी परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो उनके बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। और यहाँ पे जब डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो डॉट प्रोडक्ट के साथ में क्या आता है, आपको cos थीटा निकल के आता है। तो cos थीटा मतलब cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए बच्चों उसकी वैल्यू क्या गिवन है, 0 गिवन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी जो कॉपी है, कॉपी के अंदर कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है। तो आपकी कॉपी के अंदर अगर आप पर पेन को परपेंडिकुलर रख दोगे तो वाला वेक्टर बच्चों कौन सा हो जाएगा, आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों अगले सवाल की। अगले सवाल के अंदर बच्चों 15 वाला सवाल है, आपको बोला जा रहा है आप ए क्रॉस बी निकालो। इस तरीके के सवाल बच्चों आपसे खुद से बनने चाहिए कि ए क्रॉस बी किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए जैसे भी मैंने आपको ए डॉट बी भी समझा दिया था, ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, और यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन की हेल्प से आप लोग ये भी समझ लोगे कि ए क्रॉस बी को भी किस तरीके से निकाला जाता है। वैसे ये वाला सवाल भी आपसे बनना चाहिए क्योंकि इस तरीके के ईजी सवालों की कैटेगरी में ये वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो आप लोगों को थ्योरी पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो देखो क्या करते हैं इस तरह क्वेश्चन में जब कभी क्रॉस निकालना होता है, तो जैसे डिटरमिनेंट आपने पढ़ा हुआ, अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ पर समझ लो कि आई कैप जे कैप के कैप को इस तरीके से रख लेते हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया हुआ उन बच्चों से इस तरीके से सवाल बहुत अच्छे से बनते होंगे, लेकिन जो 11th क्लास वाले बच्चे हैं उनसे थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, ठीक है। आई कैप जे कैप के कैप कर लिया आप लोग, और फिर इसके अंदर वेक्टर को लिख लिया 2 3 4 4 3 2, ठीक है। यहाँ पे क्या याद रखना है बच्चों, देखिए इसके लिए पॉजिटिव आएगा, इसके लिए नेगेटिव आता है, इसके लिए पॉजिटिव आता है। तो देखो आई कैप लिखे बाहर, आई कैप वाले को छुपा लो, ठीक है, इसको बिल्कुल छुपा लिया। अब क्या करिए, इसका मल्टीप्लाई किया 3 × 2 और 4 × 3, माइनस ला के 4 × 3। अब जे वाले के लिए आया, जे वाले के लिए माइनस आता है, फिर क्या करोगे 2 × 2 4, फिर आएगा 4 × 4 माइनस में 16, ठीक है। फिर प्लस लगाओगे क्या आएगा, फिर इसको छुपा लोगे तो क्या आएगा 3 × 2 6 माइनस 4 × 3 12, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, नेट क्या आ जाएगा -6 आई कैप प्लस 12 जे कैप माइनस 8 के कैप आप लोगों के लिए आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपसे ये क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इस प्रोडक्ट को कौन सा बोलते हैं अपन, इस क्वेश्चन को बोलते हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चन में जो आपको प्रोडक्ट गिवन है उसको बोलते हैं बच्चों अपन क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट हम बोल रहे होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों अगले सवाल की। अगले सवाल के अंदर क्या बोला जा रहा है, अगला सवाल है आप लोगों के लिए 16वें नंबर का। इसके अंदर बोला जा रहा है ये वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। आपको बोला गया ये शो करो कि सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 है और इसका कन्वर्स भी ट्रू है या नहीं है, मतलब इसका उल्टा भी ट्रू है या नहीं है। आप लोगों से ये चीज़ बोली जा रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से आपको डील करना था। तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर बने, इस तरीके से देख लो, ए वेक्टर ये है और दूसरा वाला वेक्टर बी वेक्टर है और ये वेक्टर सी वेक्टर है, ठीक है। इस तरीके से आपको 3 वेक्टर गिवन हो गए। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस को डील करने के लिए, तो यहाँ पे जब तीनों वेक्टर आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिख रहे हैं तो मैं ये बोल सकता हूँ भाई कि सी वेक्टर क्या हुआ आपका परपेंडिकुलर हुआ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के, ठीक है। जब सी वेक्टर को मैं परपेंडिकुलर बोल दिया तो ये भी बोल सकता हूँ कि जो एंगल बिटवीन सी वेक्टर और ए क्रॉस बी होगा, क्योंकि सी वेक्टर खुद ही परपेंडिकुलर है, ठीक है। जैसे क्या बोला मैं यहाँ पे, सी वेक्टर खुद ही परपेंडिकुलर है ए वजह। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर में क्या बोला था, अगर एक कॉपी के अंदर ए वेक्टर बी वेक्टर है तो ए क्रॉस बी क्या हो जाता है, इसका परपेंडिकुलर हो जाता है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी को ही क्या बोल दिया उन्होंने, सी वेक्टर बोल दिया, क्योंकि ए क्रॉस बी को ही क्या बोल दिया यहाँ पे सी वेक्टर बोल रखा है, क्योंकि इन्होंने बोल दिया भाई कि सी ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने, तो एंगल बिटवीन सी वेक्टर और ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा बच्चों, या तो 0 डिग्री होगा या आपको 180 डिग्री देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि हाँ भाई वो चीज़ तो 0 हो सकती है, लेकिन इसका कन्वर्स 0 नहीं हो सकता, कन्वर्स सही नहीं हो सकता, ठीक है। वो सही क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई देखिए इस तरीके के सवाल में अगर आप कन्वर्स के लिए बात करोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 वेक्टर पैरेलल हो जाए, ए वेक्टर बी वेक्टर 2 वेक्टरों को आपको पैरेलल कर दो, फिर इसके साथ में क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, वो भी 0 हो जाएंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है यहाँ पे कैसे हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। यहाँ पे ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो है नहीं, लेकिन इनका जो उन्होंने कंडीशन दी थी कन्वर्स में अभी भी 0 हो रहा है, इसलिए इसका कन्वर्स पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो चीज़ गिवन है वो पॉसिबल है। और आपको जो चीज़ गिवन है ना बच्चों ये सवाल के अंदर, ये चीज़ें क्या है याद रखनी भी है कि सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 होगा अगर आपके पास ये तीनों वेक्टर कैसे गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है। तो 16 वाला क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसके रिजल्ट को याद रखना, आप लोगों को काम भी आता है बहुत सारे क्वेश्चन में, लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो आपका ट्रू नहीं। बात करते हैं बच्चों अगले सवाल की। अगले सवाल के अंदर क्या बात हो रही है, 17वां नंबर वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर बात हो रही है एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है सिंगल स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड भी, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड भी से चल रहा है, सर्टेन टाइम, एक कुछ सर्टेन टाइम के बाद वो पॉइंट पी पर पहुंचता है, ठीक है, ऑन इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ ओ, ठीक, मतलब किसी सर्टेन टाइम के बाद वो एक पॉइंट पी पर पहुंचता है, वो जहाँ पे कोई फिक्स्ड पॉइंट है, आपको दिखाना है कि भाई ओ पी वेक्टर इंटू वी वेक्टर इंडिपेंडेंट है पोजीशन के ऊपर, ठीक है। आपको ये बोला गया ये दिखा दो भाई कि जो ये दोनों वेक्टर हैं वो कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है पोजीशन के ऊपर, ठीक है। आपको ये चीज़ बच्चों क्या करनी है, शो करनी है। तो देखिए किस तरीके से चीज़ों को किस तरीके से डील करते हैं वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कर लिया है तो ये समझो कि आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके की मतलब समझ में आ रही है, मतलब अंडरस्टैंडिंग आपकी थोड़ी अच्छी लेवल की है, ठीक है। तो देखो डील किस तरीके से करना था, ये कोई ओ पॉइंट था, ठीक है। तो ये ओ पॉइंट था, उन्होंने बोला भाई ये शो कर दो कि ओपी वेक्टर, ये ओपी वेक्टर हो गया आप लोगों के पास, क्रॉस वी वेक्टर इंडिपेंडेंट है पोजीशन के ऊपर। तो यहाँ पे माना आपने पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ पी से पी डैश तक चला। कहाँ से कहाँ तक चला बच्चों, पी से पी डैश तक चला, और वी वेलोसिटी से जा रहा है, वी वेक्टर स्पीड से जा रहा है, ठीक है। अगर ये आपके पास थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, क्यों थीटा हुआ, क्योंकि आपके पास करस्पॉन्डिंग एंगल आपको देखने को मिल रहा है। करस्पॉन्डिंग एंगल ये तो होता है, ये एंगल बराबर, ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला भाई, ओपी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ओपी भी साइन थीटा आएगा, क्या आएगा, ओपी भी साइन थीटा। ओपी भी साइन थीटा का मतलब ओपी को तो ओपी लिख दिया और वी साइन थीटा लिख दिया, तो ये वाला वी है तो वी साइन थीटा बच्चों क्या हो गया आपके पास, ओ क्यू निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ पे वी साइन थीटा की क्या आ जाएगी, ये ओ क्यू निकल के आ जाएगी, ओ क्यू, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास
ओ क्यू हो गया। तो यहाँ पे क्या इसका मतलब क्या हो गया, v इंटू ओ क्यू वैक्टर हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है। आपको ये चीज़ देखने को समझ में आ रही होगी यहाँ पे कि ओ क्यू जो है, ओ क्यू क्या है, ओ पी साइन थीटा था। किस तरीके से देखे, देखो यहाँ पे समझ लो, आपको दिक्कत होगी। साइन थीटा अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ओ क्यू पी ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओ क्यू पी में, तो साइन थीटा बच्चों यहाँ पे क्या होता है आपके पास, ये होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो जाएगा बच्चों, इस केस में बेस हो गया आप लोगों के पास क्यू पी, और हाइपोटेनस क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आप लोगों के पास ओपी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्यू पी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी ओपी साइन थीटा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ओ क्यू क्या हो गया यहाँ पे आप लोगों के सामने, ओ क्यू यहाँ पे क्या लिखे हैं बच्चों, अपन लिखे हैं ओ पी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा हो रहा है आप लोगों के लिए ओ क्यू। बच्चों आपके पास, मैं सॉरी मैंने गलत बोल दिया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं होता, ये होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों के पास साइन थीटा बराबर ओ क्यू अपॉन ओपी। तो यहाँ से आपके पास ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, ओपी साइन थीटा, ये निकल के आ गई, ठीक है। इसी चीज़ को आपने लिख दिया भाई, ओ क्यू आपके पास अगर मैं इसको स्पीड के हिसाब से मान के चलूँ तो यही हो जाएगा आपके पास ओपी डैश इंटू साइन थीटा डैश। ये अगर थीटा थोड़ा चेंज हो जाएगा तो मैं क्या बोल दूंगा, इसको बोल सकते हैं अपन ओपी डैश इंटू साइन थीटा डैश। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो ओ क्यू की वैल्यू है, किसकी वैल्यू बच्चों, ओ क्यू की वैल्यू है, ओ क्यू की जो वैल्यू देखने को मिल रही है वो क्या है, आपके बराबर ही आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो पोजीशन है पार्टिकल की, तो मैग्नीट्यूड जो ओ के साथ में, ठीक है, वो पोजीशन बच्चों क्या होती चल रही है, वो इंडिपेंडेंट है किस वेक्टर के ऊपर, पी वेक्टर के ऊपर। किस वेक्टर के ऊपर इंडिपेंडेंट आ रही है, पी वेक्टर के ऊपर इंडिपेंडेंट आप लोगों की देखने को मिल रही है। लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो ओपी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के डायरेक्शन में आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। और जो डायरेक्शन है वो तो आपकी ओपी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मतलब साइड देखने को मिल रही है, लेकिन जो उसकी जो वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है बच्चों, इंडिपेंडेंट आ रही है पी वेक्टर के ऊपर, मतलब पोजीशन के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और ये चीज़ आपको याद भी रखनी है कि अगर कभी भी कोई भी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है स्ट्रेट पाथ में, तो जो वो चीज़ रहती है उसकी जो, तो वो उसका मतलब पोजीशन वेक्टर और उसकी जो वेलोसिटी वेक्टर है, यहाँ से आपको ये चीज़ सीखने को मिल रही है कि वहाँ से ये चीज़ मैं आपको बता ही देता हूँ अच्छे तरीके से, जिससे आपको फिर आगे कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी इस तरीके से टर्म्स लिखे हुए आ जाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और अगर टर्म्स आ जाते हैं तो फिर आपसे चीज़ बनती नहीं। देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, आपको इस क्वेश्चन से केवल ये चीज़ याद रखनी है कि किसी भी चीज़ का पोजीशन वेक्टर क्रॉस उसका वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। अगर वो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रही है, किस पाथ में मूव कर रही है बच्चों, स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रही है, तो वो चीज़ पोजीशन वेक्टर क्रॉस वेलोसिटी वेक्टर उसका कभी भी उसके पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में कहाँ से चली उस पर कभी भी डिपेंड नहीं करता। ये चीज़ आपको इस क्वेश्चन से सीखने को मिली, और इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब बात कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर बच्चों आपसे क्या बोला जा रहा है, इसके अंदर आप लोगों से बोला जा रहा है भाई कि द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई दिस, ठीक है। ये चीज़ आप लोग 12th जो 11th क्लास वाले बच्चे हैं वो लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये एफ बराबर क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर कुछ एक फोर्स होता है। और अगर आप लोग 12th क्लास में पढ़ रहे हो तो आपने अगर ये पढ़ लिया है तो आपको बताना है, और अगर ड्रॉपर हो तो अब भी आपको बताना है कि भाई एफ बराबर क्यू ई प्लस क्यू बी क्रॉस बी, इस फोर्स का कुछ नाम होता है, किसने दिया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, ठीक है। आपको बोला गया है सपोज ई वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, और एंड बी वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में, बाई एक्सिस में। तो उन्होंने बोला है व्हाट डायरेक्शन है, व्हाट मिनिमम स्पीड वी, किस मिनिमम स्पीड से चले जिससे कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर हम सेंड करें तो नेट फोर्स उसके ऊपर कितना हो जाए, नेट फोर्स बच्चों उसके पास 0 हो जाए, ठीक है। नेट फोर्स 0 करने की बात हो रही है कि कितनी स्पीड से चले। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्लास 12 के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया गया है, लेकिन जो एचसीबी है वही जो मेन चीज़ है। मैं यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन को इसलिए हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं ये मान के नहीं चल रहा हूँ कि आप 11th क्लास हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोग 11th क्लास 12th क्लास ड्रॉपर हर एक क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको फोर्स गिवन था, इसको आपको 0 बनाना है, ठीक है। अब 0 बनाना है, देखो यहाँ पे इस तरीके से, किस तरीके से 0 अब आपको प्रूव होगा। तो देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है बच्चों, ये हो गई माइनस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, अभी जो मैंने आपको बताया था भाई वी वेक्टर मैंने आपको बताया था वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कौन सा हो गया, बी वेक्टर हो गया। यहाँ पे जो इस पर वो लग रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड जो लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, इसको मैंने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है माइनस ऑफ वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो माइनस का साइन लगा दिया कि वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन किसकी है, ई वेक्टर। हाँ सर ये चीज़ बोल सकते हैं क्योंकि ये चीज़ आपने पहले भी बता रखी है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर अगर मैं सॉल्व करूंगा तो वी बी साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई ई डिवाइड बाई बी साइन थीटा, ठीक है।
समझ में आ गया सब बच्चों को। अब यहाँ से अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी मिनिमम कब होगी, जब थीटा, जब मतलब मिनिमम जब होगी, जब मैं थीटा नीचे क्या कर दूंगा, मैक्सिमम कर दूंगा। नीचे थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। तो वेलोसिटी मिनिमम क्या हो सकती है, ये हो जाएगी आप लोगों की E/B। क्या हो जाएगी बच्चों, ये वो देखने को मिलेगी आपको E/B देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ये चीज़ आपको याद भी रखनी है कि वेलोसिटी मिनिमम कब हो रही है, जब थीटा 90 डिग्री है, और वो होती कितनी है, E/B होती है। इसके ऊपर आपका जेईई एडवांस ने क्वेश्चन भी पूछ लिया है, मेंस में भी आया है, नीट में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे चीज़ सीखने को मिली कि अगर आप कभी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो मिनिमम स्पीड E/B से अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है, जो थीटा 90 डिग्री है, तो उस पर क्या होगा, फोर्स जीरो लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा बच्चों, जीरो लगेगा। तो आपको अगर कभी भी इस तरीके से स्टेटमेंट लिखा हुआ मिल जाए तो आप लोगों को ये वाला स्टेटमेंट याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अभी तक अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए, 18 क्वेश्चन कर लिए टोटल, ठीक है। अब आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको अपन अगले लेक्चर के अंदर कराएंगे, ठीक है। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों ने, अगर बच्चों नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को आप लोगों को एटलीस्ट 10 फ्रेंड्स के अंदर शेयर जरूर करना है, ठीक है। और 5 व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जरूर शेयर करना है, ठीक। और वीडियो को लाइक करना है, और जो भी कमेंट रहे आप लोगों को, जो भी आप लोग डाउट वगैरह रहे, वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। मिलते हैं बच्चों जब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।